Hello everyone, welcome to another success story session on EduTap. And today let's welcome Mr. Sumit, who has recently been selected as a NABARD grade A officer. So guys, today Mr. Sumit will be telling his interesting story of becoming the NABARD grade A officer. So welcome to the session on EduTap. And first of all, heartiest congratulations to you on the behalf of whole EduTap team for becoming the NABARD grade A officer. थैंक यू वेरी वेरी मच सर। So Mr. Sumit, कैसा फील कर रहे हैं आप आफ्टर बीइंग सेलेक्टेड एज अ NABARD grade A officer? सर फीलिंग तो यानी बहुत अच्छी है। यानी बहुत सालों से जो तैयारी की थी तो उसका फाइनली जो रिजल्ट मिला है तो यानी एज ऑफिसर तो मैं तो खुश हूँ। साथ में मेरे घर वाले मेरे दोस्त तो सभी खुश है। वेरी गुड। सो गाइस, मैं आप सभी को बता दूं कि मिस्टर सुमित ने नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर का एग्जाम जनरल स्ट्रीम से क्लियर किया है। ठीक है, एंड ही विल बी ज्वाइनिंग इन द जनरल स्ट्रीम फॉर द नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर। ठीक है। सो आज ये अपनी स्टोरी को बताएंगे हम सभी को। सो स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन के साथ। ओके, सो माय नेम इज सुमित फुलचंद तुंगराम एंड माय फादर्स एंड मदर बोथ आर फार्मर्स। आई बिलोंग टू नागपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र and I completed my schooling from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Nagpur in 2012. Thereafter, I have pursued my graduation from Ferguson College, Pune, and it was completed in 2016. And from distance learning, I have also completed my post graduation in political science. And thereafter, I started for preparing the competitive exams. So, sir, competitive exams, as you have started for the competitive exams, so you directly started preparing for the regulatory body exams या फिर आपने कुछ और exams के लिए भी preparation की थी? No, regulatory body means I started first for the UPSC and state. But in UPSC, I gave three mains, but I could not able to clear the mains level. So I shifted my focus from the UPSC to the regulatory bodies. And in last year, I also gave for the RBI, but unfortunately I could not able to clear the prelims level itself. So then there was enough time for 2 to 3 months. So I decided to go for the NABARD, and consecutively I secured the rank or secured the position in the NABARD. Many congratulations to you for being securing this rank in the NABARD grade A exam for the last year. Yes. So as you have already mentioned that it's been a long journey of yours. Pehle you were preparing for UPSC, then you shifted to the regulatory bodies. So हमेशा इस जर्नी के अंदर काफी ऑब्स्टेकल्स रहते हैं, काफी बाधाएं आती हैं, एंड दैट आई वुड लाइक टू नो, एंड आवर एस्पिरेंट्स आल्सो वांट टू नो अबाउट दैट कि आपने उन सभी ऑब्स्टेकल्स को कैसे क्लियर किया, कैसे ओवरकम किया? सर तो बेसिकली द जो ऑब्स्टेकल्स रहते हैं ना तो वो तो जनरली ये रहता है कि एग्जाम कौन सी देने है और क्यों देने है। तो अगर वो अपन डिसाइड नहीं कर पाते तो यानी ऑब्स्टेकल इतना बड़ा हो जाता है कि इच्छा होने के बावजूद भी अपन उसे क्लियर नहीं कर पाते। सो सेकंड सेकंड ऑब्स्टेकल क्रंच। बट फादर फार्मर थे लेकिन वो एनी हाउ मैनेज कर पाते थे कि कैसे भी करके बेटे को पढ़ाना है। तो फाइनेंशियली यानी जो को सपोर्ट हो सकता था वो देते थे। उसके बाद में एग्जाम डिसाइड करने के बाद अब लगता है कि रिसोर्स कौन से होने चाहिए। तो आजकल इंटरनेट है सभी चीज है, लेकिन इसमें रिसोर्स इतने बड़े हो जाते हैं कि अपन डिसाइड नहीं कर पाते कि विच रिसोर्स वी शुड चूज एंड विच वी शुड नॉट। अगर उसमें अगर हम डिपीट हो जाते हैं रिसोर्स चूज करने में तो ये जो जर्नी है वो और लंबी हो जाती है। और इसमें और एक जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है मेंटरशिप का। अगर आप खुद को मेंटर कर पाते हो अकॉर्डिंग टू द एग्जाम देन इट इज गुड। बट अगर आप विदाउट मेंटर यानी विदाउट डायरेक्शन अगर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐसा है कि आप एफर्ट्स तो दे रहे हो लेकिन उसका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा इसके यानी बहुत कम चांस होते हैं। तो ये एक मेंटरशिप का तो वो भी एक ऑब्स्टेकल हुआ था। तो हाउ डिड यू बेसिकली मैनेज टू मेंटेन योर मोटिवेशन लेवल? कैसे आपने अपने मोटिवेशन लेवल को बनाए रखा और आप प्रिपरेशन करते रहे? मोटिवेशन तो यानी सेल्फ मोटिवेटेड में पहले से ही था। यानी बहुत सारे ऐसे नहीं कि सक्सेस मुझे एक ही इंस्टेंस में मिला है। जब मैं स्कूल लेवल में था तब भी ऐसा हुआ है कि मैं यानी मेरा परफॉर्मेंस कुछ सब्जेक्ट में बहुत कम आता था। जैसा
अपना इंग्लिश वगैरह, तो इंग्लिश मेरा बहुत वीक था स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने उस पर काम किया है। और मैं ऐसा नहीं सोचता कि यानी आज काम किया है तो अभी के अभी या अगले एक दो दिन में रिजल्ट मिले। मेरा यानी मोस्ट ऑफ द फोकस यही रहता है कि मैं अपना जो दे सकता हूँ यानी वो जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करूँ। बाकी रिजल्ट मिले या ना मिले तो उसका मैं उतना टेंशन नहीं लेता। लेकिन टेंशन आता है, लेकिन उतना नहीं आता कि यानी मैं रिजल्ट पे ही ओवर थिंक करते बैठो। rather than रिजल्ट आई फोकस ऑन माई एक्शन। तो उसकी वजह से मोटिवेशन भी बरकरार रहता है और सेल्फ मोटिवेशन तो मिलते ही रहता है। और जो पेशेंस रहता है तो पेशेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर पेशेंस नहीं है तो आप एक्शन लो, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला तो फिर ऐसा होता है कि फ्रस्ट्रेशन आता है, फिर डिप्रेशन आता है। तो वो नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए आई सजेस्ट कि यानी मेरा ऐसा ही है कि मैं एक्शन पे ज़्यादा ये करता हूँ। तो उससे मोटिवेशन भी आता है और बाकी चीज़ें भी अपने आप यानी फॉलो होती जाती है। सो गाइज आप सभी को नोट डाउन करनी चाहिए ये चीज कि एक्शन इज ऑल्सो द की एज वेल एज द पेशेंस। पेशेंस और एक्शन दोनों ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसी तरीके से आप भी अपने मोटिवेशन लेवल्स को मेंटेन कर सकते हैं और फोकस रह सकते हैं अपने एग्जाम की तरफ। सो सर अब स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। as all the students are हाँ waiting that how basically you prepared for the exam, तो हम डिवाइड करेंगे इस डिस्कशन को थ्री डिफरेंट स्टेजेस में, दैट इज phase 1, phase 2 एंड phase 3। सो लेट्स स्टार्ट विद द phase 1। राइट। phase 1 की बात करें तो देयर आर 8 sections, जिसके अंदर 5 आर जस्ट क्वालिफाइंग एंड 3 आर मेरिट बेस्ड sections। So let's start with first the qualifying sections, that how did you prepare for the qualifying sections, what exactly was the strategy? Sir, in qualifying section, there are basically five subjects. First is English, second quant, third one reasoning, and then computer, and last one decision making. So for the quant, reasoning, and English, so I was basically preparing for the banking. So quant and reasoning, that was good. And while preparing for the UPSC, my English was means that much enough that I could easily qualify the qualifying, means the 3 4 mark or 10 11 mark that is required out of 30, so I can easily manage that. उसके बाद में था कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के लिए मैंने यानी यूट्यूब से एक दो वीडियो देखे थे जो बेसिक बेसिक थे, यानी कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन क्या होता है, सेकंड जनरेशन, MS एक्सेल में जो कुछ कॉपी पेस्ट वगैरह के जो शॉर्टकट्स की होते, तो उनका प्रिपरेशन किया था। और डिसीजन मेकिंग का था तो एडोटैप का जो कोर्स था तो उसमें डिसीजन मेकिंग का एक यानी 30 या 32 पेजेस का जो PDF था तो उसी में से प्रिपेयर किया था। और इसमें था कि एग्जाम में फिर इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। यानी क्वालिफाइंग तो है लेकिन एक अंदाज होना चाहिए कि हाउ शुड बी मीन्स व्हाट शुड बी द मैक्सिमम मार्क्स और अ टेस्ट दैट शुड वन डू इन द रियल एग्जाम। सो मैंने 30 या 40 से 50% जो मार्क्स है तो उतना टारगेट किया था। अगर 20% यानी 20 मार्क्स का अगर ये रीजनिंग या इंग्लिश होगा तो हाँ। उसमें से 10 या 8 इतने तक अटेम्प्ट करना है। और एक्यूरेसी इज इम्पोर्टेंट। अगर आप विदाउट एक्यूरेसी करोगे तो नॉर्मलाइजेशन में अपने मार्क्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसके लिए विथ एक्यूरेसी अटेम्प्ट उतने रखे थे। जैसे इंग्लिश का 30 था तो इंग्लिश में मैंने 15 मार्क का अटेम्प्ट किया था। रीजनिंग का 20 था शायद तो उसमें से 10 या 11 किए थे। और कंप्यूटर का 20 था तो उसमें भी 10 11 इतने, लेकिन एक्यूरेसी में रखे थे। जिसकी वजह से क्या हुआ कि यानी क्वालिफाइंग तो क्लियर हुआ। और अगर क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में डेली न्यूज़पेपर वो मेरा यानी पढ़ता था मैं, कंप्रेशन और एडिटोरियल करके। तो उसमें से जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी तो वो इजीली आ जाती थी। और एग्जाम में इतने भी हार्ड पैसेज वगैरह नहीं पूछते कि यानी आ नहीं सकते। तो यानी डेली न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो और बेसिक वोकेबलरी है और रिटर्न की थोड़ी प्रैक्टिस है तो आप यानी इंग्लिश इजीली क्लियर कर सकते हैं। और रीजनिंग और मैथ्स का है तो रीजनिंग और मैथ्स में यानी बैंक का प्रिपरेशन कर रहा था तो इस साल मेरे यानी IBPS PO का इंटरव्यू भी था, SBI PO भी यानी मेंस अभी अपडेट किया है। तो यानी इतना हो चुका था कि वो इजीली हो सके। Acha. So guys, a very important point mentioned by sir here, that you can also target
the 50% attempts but with the higher एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग्स रहती हैं इन सभी सेक्शंस के अंदर। सॉरी, सेक्शनल टाइमिंग नहीं, सेक्शनल कट ऑफ रहती है जो हमें हाँ क्लियर करनी और होती है इन ऑल द हाँ सेक्शंस। सो आई बिलीव कि क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड देन डिसीजन मेकिंग, इस सभी की जो क्वेरी से आपकी रिजॉल्व हुई होंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेरिट बेस्ड सेक्शन, दैट इज जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज एंड द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। sir, for general awareness, I watched the video of Ashish Gautam sir. Then I solved the MCQs from the EduTap that were from the reverse order. Means exam was in the September, then I go for the August, then July, then June. So likewise, means reverse order was there. And these are the sections where we have to score maximum. Second was the ESI, so economics and social issue. So I was preparing for the UPSC. So economic static. So I didn't have any hurdles in covering the static part. I had already covered in the UPSC journey. And but the main issue was the current affairs. So for the current affairs, I referred the EduTab scheme tabs and the ESI reports, that is Union Budget, Economic Survey, then NABARD annual reports, as well as other reports like that comes in the monthly, like World Bank produces the report like that. And in agriculture and rural development, so that mostly focuses on the static part, and whole static part I covered from the EduTap itself, because they have given very thoroughly as well as in a crisp manner, so we can easily revise it in a better manner. And there means current affairs parts in the AID itself, but the weightage that is most given to the static part. And apart from that, in the current section, the agri census, livestock census, forest survey, so that were also covered. और इसमें ऐसा क्या था कि जितना इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी में कैसा कि करंट में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मेरा पूरा यानी 80 to 90% फोकस था कि करंट पर ज्यादा फोकस करूँ, क्योंकि उसका फायदा मुझे जो मेंस एग्जाम सेकंड ईयर उसमें भी मिले। और जनरल अवेयरनेस का ऐसा है कि जनरल अवेयरनेस सिर्फ फेज 1 में ही है, तो उसका इम्पोर्टेंस है, लेकिन 10-12 मार्क्स भी आ जाते हैं तो कट ऑफ तो इजीली क्लियर हो जाता है। क्योंकि कट ऑफ के लिए यानी कितना 50% यानी लास्ट लास्ट ईयर 51 था, तो तीनों मिला के 51 तक आना चाहिए, ऐसा मेरा टारगेट था। तो उसके हिसाब से जनरल अवेयरनेस को कम प्रायोरिटी, उसके बाद में ईएसआई, तो ईएसआई में स्टैटिक को कम और करंट अफेयर्स को ज्यादा, करंट में भी स्कीम्स को ज्यादा, उसके बाद में जो यूनियन बजट है, इकोनॉमिक सर्वे, ऐसे तो यानी हर चीज का प्रायोरिटी था कि कैसे कैसे करना है। उसके बाद में एआईडी, तो एआईडी मेरा यानी नया था, यानी फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा था और डिटेल में, तो उसको यानी अच्छे से कवर किया। उसके बाद में फिर करंट्स की तरफ गया, और ऐसा नहीं कि यानी एआईडी स्टैटिक पढ़ रहा हो तो करंट्स का ये नहीं पढ़ा, करंट अफेयर्स का। तो उसमें जो रिपोर्ट्स वगैरह थे, तो एडो टाइम में कैसा था कि 1-2 पेजेस में एक एक रिपोर्ट कवर था, तो उसे पढ़ने के लिए हार्डली 2 या 3 घंटे लगते थे। तो एक रिपोर्ट और इधर एक चैप्टर एआरडी का स्टैटिक का, तो ऐसे दोनों साइड बाय साइड किए थे। ओके, सो जैसा कि आपने मेंशन किया दैट यू आल्सो कवर्ड the schemes tab, ESA reports and ESA reports, then Union Budget Economic Survey. So if I talk about these documents, so what did you like about these documents? For example, let's talk about the schemes tab. स्कीम टेस्ट में यानी वही एक तो ईयर मेंशन था, और ईयर मोस्ट ऑफ द टाइम पूछते ही यानी ये स्कीम कौन से ईयर में लॉन्च किया। सेकंड यानी होता है कि ऑब्जेक्टिव, यानी किस पर्पस के साथ इस स्कीम को लॉन्च किया है। जैसे नरेगा स्कीम है, तो नरेगा स्कीम का ऐसे लाइवलीहुड देने के लिए गाँवों में, और 100 दिन के गारंटी रहते हैं। और थर्ड होता है कि बेनिफिशियरी कौन कौन है, तो फिर जैसे मनरेगा है तो उसमें अडल्ट 18 अबव जो विलिंग टू वर्क, तो ऐसा है। तो ये जो बेसिक बेसिक चीजें है तो ऑर्डरली फैशन में दिया है। और उसके साथ में एक एमसीक्यू यानी वो लिंक भी देते हैं कि इससे आप स्कीम के बारे में एमसीक्यू सॉल्व करके उसे अच्छे से ग्राफ ग्राफ कर सके। तो उसका भी यानी बहुत बड़ा रोल था कि यानी आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो, तो नॉलेज भी चेक कर रहे हो, तो दोनों चीजें एक साथ ही
हो जाती थी, पैरेलली चलती थी। दैट मीन्स एक पेज पे एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में पूरा स्कीम कवर हाँ रहता था, और उसके बाद एंड में क्विज का लिंक रहता है जहां से आप उसको तभी रिवाइज भी कर सकते हैं। हाँ राइट। ओके, so that were really sufficient to clear the exam, those kind of scheme step reports and budget and economic survey that were sufficient enough. दे आर सफिशिएंट इनफ मीन्स, अब ये है कि आप उसे कैसे यूटिलाइज करते हो। Hmm. यानी आप स्कीम अंडरस्टैंड नहीं कर पाए और Hmm. उसे सिर्फ यानी रट के गए हो तो वो भी अंडरस्टैंड नहीं होता। क्योंकि Exactly. उसमें एग्जाम में कैसा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहते, Hmm. एक दो ऐसे डायरेक्ट आ जाते हैं यानी ये स्कीम कौन सी है। लेकिन वो जब स्कीम का ये डिस्क्रिप्शन वगैरह देते हैं, तब आप उससे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि यानी कौन सा स्कीम है। अगर आप स्कीम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो फिर लॉन्च ईयर, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव, उसके यानी उसका कुछ फायदा ही नहीं है। लेकिन आप उसे थोरोली कर रहे हो और साथ में ही टीआईबी एक्सेट्रा के जो ये आते हैं नोट्स या फिर जो डिस्क्रिप्शन आते हैं स्कीम्स वगैरह की, अगर आप वो अच्छे से कर कर सकते हो और यानी एक दो लाइन पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आ रहा है कि ये स्कीम ये इस बारे में बात कर रही है या ये डिस्क्रिप्शन इस स्कीम के साथ लिंक हो रहा है, अगर इतना भी आपके पास अंडरस्टैंडिंग है तो वो जो डॉक्यूमेंट्स है स्कीम टैब्स वो आप इजीली प्री में यानी डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज एसे और आंसर राइटिंग यानी डिस्क्रिप्टिव जो ईएसआई के होते हैं और एआईडी के, तो तीनों में आप यूटिलाइज कर सकते हो। डेफिनेटली। सो गाइस, यहाँ पर हाँ एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सभी को नोट करना चाहिए कि सिर्फ सरफेस लेवल पर उसको पढ़ना काफी नहीं है। यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कवर दैट इन डेप्थ मैनर, एंड यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बेसिकली सी क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्मेट्स में पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। लाइक जैसा कि सर ने बताया कि you can also be asked to identify the scheme directly. They will not ask what was the launch year, what is the nodal ministry. Instead they will just give your give you some features, some ministry name, and they will ask you that identify the scheme, and then on that particular scheme you will be also being asked on some other dimensions as well. यस। So तो जो नोडल मिनिस्ट्री था, लॉन्च ईयर था, तो उसके बाद में ऑब्जेक्टिव और बेनिफिशियरी, ये तो यानी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद में जो आरबीआई और नाबार्ड के एक पैटर्न है कि वो जो आंकड़े जो रहते हैं ना, तो आंकड़े पर यानी फिक्स में पूछते ही पूछते हैं। यानी फिर वो किसी भी चीज का आंकड़ा हो, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में वो जो किचन का जो स्क्वायर फीट था ना वो चेंज किया था, तो वो प्री में भी आया था और मेंस में भी आया था। तो वो तो मेंशन किया था यानी न्यूज में क्यों स्कीम आई थी, तो उसका भी यानी यूटिलाइजेशन है। सो आई वाज कमिंग टू दिस पॉइंट एज वेल कि बहुत हाँ सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स रहते हैं व्हेन आई टॉक अबाउट द हाँ जनरल अवेयरनेस, ईएसआई, एआरडी। देयर आर लॉट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। सो सभी स्टूडेंट्स का एक कॉमन डाउट रहता है कि हाउ कैन वी रिटेन दोज फैक्ट्स एंड फिगर्स, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स पे क्वेश्चंस आते हैं। सो आपने इस तरीके को कैसे मैनेज किया? हाउ डिड यू एबल टू रिटेन दोज फैक्ट्स एंड फिगर्स? सर, बेसिकली तो मैं यानी फैक्ट्स में बहुत वीक, यानी मुझे पहले से पता है कि यानी ज्यादातर मुझे याद नहीं आते, लेकिन इतना है कि रिसेंसी मेरे अच्छी है। अगर मैं कल पढ़ता हूँ कुछ यानी कल शाम को, और आज सुबह मैं एग्जाम में जाके बैठता हूँ और देखता हूँ, तो मुझे याद आ जाएंगे कि ये फैक्ट्स यानी ये जो आंकड़ा है ये इसके साथ लिंक्ड है। तो मेरा यानी प्लान या स्ट्रैटेजी ऐसा था कि जो फैक्ट्स वगैरह है तो वो मैं एक डिफरेंट पेज पर पूरा नोट डाउन करके रखता हूँ, और उसके बाद में जब एग्जाम आती है तो उसके लास्ट डे या सेकंड लास्ट या जितने पहले हो सकता है तब रिवाइज करता हूँ। उससे क्या होता है कि याद तो आता है और करेक्ट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। यानी उसमें ऐसा नहीं कि 100% एक्यूरेसी है, लेकिन 90% के अबाउ तो एक्यूरेसी होते हैं कि यानी वो करेक्ट होगा। और एक सेकंड जो यानी लॉन्ग टर्म के लिए, ये तो यानी शॉर्ट टर्म का है कि एक एग्जाम है उसे निकालने के लिए ऐसा ऐसा कर सकते हैं, यानी एक नोट्स बनाओ, उसको एग्जाम के पहले रिवाइज कर दो। और सेकंड है कि एक मोटा मोटा यानी अब इंडिया की जीडीपी कितने इससे बढ़ रही है, तो एक यानी बिग नंबर में आप याद करो या 6 से 8 तक ऐसा, तो उसे डिमार्क डिमार्क करो उसके। और सेकंड यानी शॉर्ट टर्म में एग्जाम निकलने के लिए ठीक है। और सेकंड ऐसा है कि एक लंबे समय तक अगर याद रखना है तो मैं करता था कि उसे लैंडमार्क करना, यानी अगर कोई डेटा है कि जैसे इंडिया की जीडीपी ग्रोथ इस साल कितने बढ़ने वाले, तो मोस्ट ऑफ द जो फॉरकास्ट है वो 6 से 8 के बीच में है। तो यानी मैं 6 और 8 तो इसे लैंडमार्क कर दूंगा कि जीडीपी ग्रोथ है तो वो इतनी होनी चाहिए।
और मोस्ट ऑफ द जो अपने ऑप्शंस आते हैं एग्जाम में, तो वो कैसे है कि अगर एक 6 होगा, दूसरा 8 होगा, एक 9 होगा, या फिर एक कम हो जाता है, यानी 1-2% ऐसा। यानी उतना स्कोप है कि एलिमिनेशन के थ्रू यानी करेक्ट आंसर तक पहुंचा जा सकता है। तो एक तो फैक्ट शीट हो गई, और उसके बाद में है कि आप उसे लैंडमार्क करो कि कितना है। और यानी मोटा मोटा जैसा इंडिया में एग्रीकल्चर कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, तो हर इसमें अलग अलग है, लेकिन एक रफ फिगर बोला जाए तो 50% पॉपुलेशन को वो अब भी एम्प्लॉयमेंट देता है। तो लाइक दैट। सो ऐसा है ना, मैं लैंडमार्क करके रखता था कि ये अगर ये सेक्टर है तो इसमें इतना इतना है। सो ये यानी दोनों चीजें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, और जो मेन है तो वो आंसर राइटिंग, तो उसमें बहुत हेल्प करते हैं। So, my dear friends, you can also note down this point that maintaining your own notes and having a separate fact sheet, इन दोनों चीजों का अगर आप अच्छे से मेंटेन करते हैं while your preparation, so they can really help you in the revising these kind of facts and also to retain them. और मिस्टर सुमित, एक चीज और थी, यू ऑलरेडी हाँ। मेंशन्ड दैट you are also solving the MCQs. For example, you are already mentioned that in the GA part as well, you were basically solving the MCQs. Schemes के भी MCQs you basically हाँ। going to solve, है ना, after studying the scheme. So यस those यस। MCQs also helped you in retaining the data and facts. यस। मीन्स कैसा है कि अपन कुछ पढ़ा है और उसके बाद में एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, तो कैसे यानी डायरेक्ट आंसर माइंड में ही क्रिएट होता है, यानी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उससे भी डेटा या फैक्ट रिटर्न होता है। और सेकंड कैसे कि अगर अपन ने रॉन्ग आंसर टिक किया है, तो उसके बाद में जब एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो माइंड अपने को हिंट देता है कि इस जगह पर गलती हुई थी, तो इसे करेक्ट करने की जरूरत है, और उसे ज्यादा देर तक वो रिटर्न करता है। तो इसके हिसाब से एमसीक्यू भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। So very important point. MCQs as well as your notes are really going to play an important role. So, Mr. Sumit, have you also appeared in any kind of mocks for the phase one? मौके नहीं, एक तो ऑल इंडिया लेवल के जो हुए थे, यानी Hmm. बहुत बहुत प्लेटफॉर्म, डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म्स है, जैसे एग्जाम भी हुआ, हॉलीवुड हुआ, तो इनके एडो टैप के, तो इनके ने ट्राई किया था कि सभी का एक एक तो भी देना चाहिए। क्योंकि अगर अपन एक ही तरह के देते हैं तो कैसा एक कॉम्प्लेक्सिटी तैयार होता है माइंड में कि हो जाएगा, यानी रियलिटी चेक कभी कभी मिलता नहीं, या फिर अपन ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं कि इसमें तो हो रहा है। Hmm. अगर लेकिन कैसा है कि उनकी फैकल्टी के हिसाब से वो तो बेस्ट दे रहे हैं, कम ज्यादा हो सकता है, इसलिए ऐसा है कि किसी एक सोर्स पर यानी मॉक, यानी उस लेवल पर मैं डिपेंड नहीं था, थोड़ा मल्टीपल सोर्सेज भी किए थे मॉक के लिए। तो मॉक टेस्ट ने कैसे आपको हेल्प किया फॉर द फेज वन एग्जाम? हाँ। तो मॉक टेस्ट में पहले कैसा था कि सेक्शन वाइज थे, यानी फुल लेंथ मॉक्स डिफरेंट, एंड देर इज ऑल्सो सेक्शनल में चैप्टर वाइज, लाइक ESI, देन ESI पर चैप्टर, डिफरेंट मॉक्स। सो सभी को यानी मैं स्टार्टिंग में तो चैप्टर वाइज किया था, यानी AID का एक चैप्टर पढ़ा है मैंने, तो उसके बाद मैं उसका मॉक दूंगा। हम्म। उसके बाद में ESI की रिपोर्ट पढ़े तो रिपोर्ट पे मैं मॉक दूंगा। यानी जो जो पढ़ा है उसके बाद में 1 या 2 घंटे के इंटरवल के बाद मॉक देता था। उससे यानी ऐसा भी नहीं था कि अभी पढ़ा है तो अभी सॉल्व करूंगा तो मुझे जितने आंसर हो वो मोस्ट ऑफ द एक्यूरेट हो गए। लेकिन 1-2 दिन के थोड़े गैप से क्या होता है कि रिटेंशन भी अच्छा होता है, और उसमें समझ में आता है कि मैं कहाँ पर लैग कर रहा हूँ या किस चीज़ को मैं भूल रहा हूँ। तो उसके हिसाब से वो एरिया जो होता है उसे मैं यानी इंपॉर्टेंट मार्क करता हूँ कि जब मैं नेक्स्ट टाइम रिवाइज करूंगा तो मैं इस समय ये यहाँ पर गलती हुई थी, तो उससे वैसी गलती एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। तो फिर इस हिसाब से मॉक यानी रियली हेल्पफुल। और ये यानी उसमें भी कैसा है कि जब शॉर्ट यानी चैप्टर वाइज मॉक देते हैं, तो उसमें टाइमिंग तो रहता है, लेकिन मैं यानी टाइम के पहले ही एंड कर देता था। क्योंकि उसमें यानी टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं था, मुझे यानी नॉलेज का थोड़ा ये करना था, रिटेंशन यानी पर्पज मेरा डिफरेंट था मॉक देने का। लेकिन जब फुल लेंथ मॉक थी तो उसमें यानी पूरा यूटिलाइज करता था कि यानी क्वालिफाइंग सेक्शन को कितना टाइम देना है, उसके बाद मेरिट सेक्शन को कितना देना है, उसके बाद में क्वालिफाई के यानी जो क्वालिफाइंग सेक्शन है तो उसमें सब सेक्शन को कितना देना है, यानी इंग्लिश के लिए कितना देना है, मैथ्स के लिए कितना देना है, रीजनिंग के लिए कितना देना है, फिर ESI के लिए, ARD के लिए और जनरल अवेयरनेस के लिए। तो मेरी स्ट्रेटेजी ऐसी थी कि जो क्वालिफाइंग सेक्शन है तो 1 आवर में 100 क्वेश्चन है वो सॉल्व होने हो जाने चाहिए।
मैक्स टू मैक्स 1 आवर 5 और 10 मिनट्स। क्योंकि जो जनरल अवेयरनेस है, ESI और ARD, उसमें कैसा है कि 1 वर्ड क्वेश्चन रहते हैं, यानी 1 सेंटेंस, और उसमें 4 ऑप्शन। मल्टीपल स्टेटमेंट रेयरली होता है। तो उसके लिए पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपको आता है तो आप टिक करोगे, नहीं आता थोड़ा सोचोगे और फिर टिक करोगे। यानी वो 50 से 50 55 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा था कि क्वालिफाइंग के लिए मैं 1 आवर के अराउंड टाइम देता था, और इसके लिए यानी जो मेरिट सेक्शन है उसके लिए 1 आवर या 55 मिनट्स ऐसा। तो मॉक देते समय ये टाइम जो मैनेजमेंट करना है तो वो ध्यान में रखता था कि ऐसा ऐसा करना है। अगर फिर कभी टाइम कम हुआ, ज्यादा हुआ, या फिर कभी कभी ऐसा होता था कि क्वालिफाइंग में ही ज्यादा समय लगता था, तो फिर वो किस वजह से लग रहा है कि यानी क्वेश्चन सिलेक्शन रॉन्ग हुए, या अपना बेसिक गलत है, या फिर प्रोसीजर जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किया था वो गलत है। तो वो सब यानी उसका एक भी फॉलो अप मैं लिख के रखता था कि इस मॉक से मेरा यानी स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, वीकनेस कौन सा है, कहाँ पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और फिर इसके लिए यानी और इन्हांस करने के लिए परफॉर्मेंस मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसकी भी एक शीट यानी मेंटेन करता था, जिससे कि जो कुछ लर्निंग थी वो भूल नहीं जाता था। यानी एक मॉक दिया भूल गया ऐसे नहीं, तो उसका फॉलो अप थोड़ा थोड़ा बिल्डअप होते जाता था। Okay, so in a nutshell, you also appeared in the topic-based mocks, which helped you in Yes, retaining the information, and apart from that, you also gave the full-length mock test. full length, जिससे कि right. you got the idea about the time management, what exactly should be the strategy in the final exam कि Yes. पहले कौन सा सेक्शन करना है, कितने टाइम के लिए क्वालिफाइंग सेक्शन को देना है, कितना टाइम मेरिट बेस्ड सेक्शंस को देना है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, आप सभी को नोट डाउन करना चाहिए ये, कि किस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हो बाय गिविंग द मॉक्स, और साथ साथ उसका एनालिसिस भी काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ। सो तो इसमें यस सर। इसमें कैसे यानी दो मॉक टेस्ट लगाए थे मैंने, एक तो ओलिव बोर्ड का लगाया था और सेकंड एडोटैप का था। तो एडोटैप का जो था तो वो जो बेसिक थे, यानी जो मेरिट सेक्शन, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल था। और ओलिव बोर्ड के यानी जो स्पॉट रीजनिंग इंग्लिश था तो उसके लिए थोड़ा हेल्पफुल था। ओके, सो गाइज आई रियली बिलीव दैट आप सभी की क्वेरीज अबाउट द फेज वन एकदम से क्लियर होंगी। यू हैव ऑलरेडी गॉट द होल आइडिया, एंड मिस्टर सुमित ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है एवरीथिंग। सो सर, नाउ प्लीज टेल आवर एस्पिरेंट्स अबाउट द फेज टू ऑफ द एग्जाम, कि हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द फेज टू। देयर आर टू सेक्शंस इन दैट, जनरल इंग्लिश एंड ESI एंड ARD. सो व्हाट एग्जैक्टली योर अप्रोच वाज फॉर द जनरल इंग्लिश पार्ट? बेसिकली टेस्ट में कैसा था कि यानी मेरा तो ब्लंडर हुआ था स्टार्टिंग में, क्योंकि एग्जाम हुई, मुझे लगे कि मेरा होगा नहीं। तो मैंने यानी 1 महीना तो कुछ प्रिपेयर नहीं किया था जब तक कि रिजल्ट नहीं आया। और रिजल्ट जब 2 अक्टूबर को आया तब से 25-26 तक प्रिपेयर किया था। तो मेरा एक ही था कि टाइम तो कम है अपने पास, लेकिन क्लियर तो करना है। तो उसमें दो था कि इंटेंस स्टडी का पहला था, यानी वो तो हार्ड वर्क मेरा था कि मुझे ये करना है, लेकिन सेकंड था कि कौन कौन से सोर्स लेने हैं और उसे कितना यानी प्रायोरिटाइज कैसा करना है। तो वो सबसे बड़ा रोल प्ले किया है कि सिलेक्शन होने में, यानी मेंस क्लियर करने में। अगर यानी इतने सारे वास्ट रिसोर्सेज में से अगर मैं सिलेक्ट नहीं कर पाता कि ये करना है और ये नहीं करना, तो मे बी मैं यानी क्लियर नहीं कर पाता। तो उसमें कैसा था कि जो जनरल इंग्लिश था, तो यूपीएससी के जर्नी में राइटिंग बहुत होते हैं, बहुत यानी बहुत एक्सटेंसिव, यानी 1700 के अबव राइटिंग के यानी मेंस में रिटर्न एग्जाम होता है, उतने मार्क्स। तो इंग्लिश का तो उतना टेंशन नहीं था, मुझे सिर्फ ये था कि मैं लैग कहाँ पर कर रहा हूँ। थिंकिंग में तो लैगिंग नहीं थी, लेकिन था कि टाइपिंग में, क्योंकि वो डिस्क्रिप्टिव टाइप करना पड़ता है। तो टाइपिंग के लिए मैंने टाइपिंग बाबा का जो सॉफ्टवेयर था, तो उसमें गूगल करता था और वहाँ पर टाइपिंग की प्रैक्टिस डेली यानी 10 से 20 मिनट करता था। उसमें फिर यानी एक तो फिंगर को भी कीबोर्ड के साथ ये हो गया, यानी कौन सा वर्ड्स कहाँ पर है, कौन से की कहाँ पर है, तो उसका कोई इशू नहीं आया फिर। यानी इजीली मैं 300 या 400 वर्ड का जो ऐसे था वो 25 या 30 मिनट में इजीली कवर करता था। और सेकंड था कि अंडरस्टैंडिंग, अब ऐसे जो पूछा है तो ऐसे में कितने डायमेंशन देना चाहिए। तो वहाँ पर रहता है इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन जनरल 3-4 टाइप्स के रहते हैं। एक तो आप डेफिनेशन से बता सकते हो, उसके बाद में आप एक आधी स्टोरी उससे बता सकते हो, या फिर करंट में कोई इशू आया होगा जिसकी वजह से वो टॉपिक आपको लगता है कि न्यूज में है इसलिए पूछा गया,
तो उसके साथ कर सकते हो। तो और उसके बाद कोट्स वगैरह रहते हैं। तो अब ये कैसा कि 300 या 400 वर्ड्स में रहता है, तो कोट्स जो है तो वो मोस्ट अच्छे रहते हैं। यानी आप एक कोट डालो, उसमें ज्यादा नहीं, 10 या 12 वर्ड्स उसमें खर्च हो जाएंगे। उसके बाद में आपको पास लिखने के लिए बहुत है। अगर आप स्टोरी डालते हो, अगर और स्टोरी शॉर्ट नहीं, क्रिस्प नहीं है, तो वो अलग ही मैटर है। यानी बहुत सारे आप जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो हम्म। स्टार्टिंग के वो उसमें वेस्ट हो जाएंगे। तो एक था कि मैं यानी कोर्स पर ज्यादा फोकस करता था कि कोर्स से स्टार्ट करूं, जिसकी वजह से मुझे बॉडी और जो कंक्लूजन पार्ट है उसमें थोड़ा अच्छा सा लिखने को ये हो सके। यानी वो अलग बात है कि ये नॉलेज की टेस्ट नहीं है इस हम्म। राइटिंग के, लेकिन अगर पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो उस पे भी मार्क्स देते हैं वो। ठीक है। तो उसमें क्या था फिर, बॉडी का है तो बॉडी में मैं 3 लिखता था, एक सोशल, पॉलिटिकल या इकोनॉमी। या फिर अगर टाइम इन डायमेंशन में हो तो टाइम में कैसा कि पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या हो सकता है, ऐसा। यानी टॉपिक जैसा उसके हिसाब से वो यानी फ्रेमिंग रहती थी मेरे। सिचुएशन और के उसके बेसिस बाद में पर आप डिसाइड हाँ करते थे कि कैसा हाँ बेसिकली हाँ ऐसे फॉर्मुलेट करना है। हाँ राइट। और उसके बाद में होता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन वो ये पॉजिटिव रखना है, यानी निगेटिव तो कुछ बताना नहीं। उसके बाद में फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए कि आप एज अ ऑफिसर उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है तो उसे सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉब्लम ही बता रहे हो। हम्म। तो वैसा कंक्लूजन रहता है, या फिर वे फॉरवर्ड देना कि ये प्रॉब्लम है तो आप ये कर सकते हैं। और इसके लिए फिर मॉक्स दिए थे मैंने, तो मॉक्स तो एडोटैप के ही लगाए थे। तो उसमें यानी मैंने जब पहला मॉक दिया तो मैं कुछ प्रिपेयर नहीं था, जस्ट जाके बैठा और दिया। तो मुझे लगभग 60+ मार्क्स आए थे। तो उसमें मैंने देखा कि मेरे शॉर्ट्स कमेंट्स क्या है। तो फर्स्ट में टाइपिंग था, तो टाइपिंग, फास्ट टाइपिंग के इसमें कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक या पंक्चुएशन एरर आता था। हम्म। तो वो पहला पॉइंट था। सेकंड, डायमेंशन वगैरह अच्छे थे, लेकिन कभी कभी कैसा है कि डेटा या कोड्स वो अगर अच्छे से मेंशन नहीं किए, यानी ऐसे डालने के लिए डायलर, तो हम्म। गलत हो जाता है। तो फ्लो नहीं बनता उसमें, तो फ्लो का थोड़ा प्रॉब्लम था। तो उसे एडजस्ट किया फिर, यानी फ्लो भी आना चाहिए, डेटा भी डालना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आर्टिफिशियली उसे डाल दिया है। यानी वो ऑर्गेनिकली एक जैसा लगना हम्म। चाहिए। तो ऐसे इंग्लिश का यानी ऐसे का था। उसके बाद में प्रेसी है। तो प्रेसी में पहला रूल तो था कि वर्ड लिमिट कभी क्रॉस नहीं करना है। जितने वर्ड लिमिट में बोल रहा उतने ही करो। उसके बाद में उसका टाइटल, टाइटल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो टाइटल अच्छा दो जिसके, यानी टाइटल के ऊपर से समझ में आना चाहिए कि प्रेसी में लिखना क्या चाह रही है। ठीक है, यानी आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं, यानी जरूरत नहीं होनी चाहिए, ऐसा चाहिए वहां पर। और जो पहला सेंटेंस यानी फर्स्ट 2 3 सेंटेंस जो है प्रेसी के, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यानी उसी में आपका क्रक्स आ जाना चाहिए। उसके बाद में आप कुछ यानी अलग से अलग लिखते हो तो भी उतना मैटर नहीं करता, लेकिन वैसा तो करना नहीं चाहिए। लेकिन जो प्रायोरिटी है कि प्रेसी कैसा होना चाहिए, तो आपके ओन वर्ड्स में फर्स्ट 3 4 सेंटेंस शुड बी मोस्ट क्रूशियल एंड एप्ट टू द व्हाट इज गिवन इन द दैट ऐसे। पैराग्राफ। या। ओके। एंड देन लेटर, तो लेटर का कैसा था कि एग्जाम भी और एडोटैप थे, इनके जो मॉडल क्वेश्चन थे और उनके जो आंसर थे, उनमें से जो मेन मेन पार्ट था, जैसा एड्रेस, खुद का एड्रेस और किससे भेजना है, उसके बाद में वो सैल्यूटेशन वगैरह रहते वो, उसके बाद में एंड में जो थैंकिंग यू, यूअर्स फेथफुली, और वो जो रहते काइंडली कंसिडर दिस एप्लीकेशन एक्सेट्रा। तो वो यानी रट ही लिए थे। यानी हम्म। उसमें से कैसा होता है, 150 वर्ड्स का लेटर लिखना है, तो अराउंड 60 to 70 वर्ड्स उसी में कवर हो गए थे। यानी मुझे सोचना है क्या है फिर बॉडी पार्ट में क्या आने वाला। तो उससे मेरा टाइम भी बहुत बचा। यानी ऐसा नहीं कि मैं लेटर लिखना है, अब मैं क्या लिखूं, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरा। यानी वो जो स्ट्रक्चर था उस स्ट्रक्चर के हिसाब से ही पूरा किया था। ओके। तो इस तरह यानी इंग्लिश का यानी ऐसे, प्रेसी और लेटर राइटिंग तीनों हुए थे। और इसमें कैसा है कि वर्ड लिमिट बहुत कम होती है, यानी 300 वर्ड्स। उसके बाद में हम्म। प्रेसी के लिए 130 वर्ड्स और लेटर के लिए 150 वर्ड्स, यानी 500 600 वर्ड्स में पूरा इंग्लिश कवर हो जाता है। तो उसके बाद में आपका टाइप टाइप करने के बाद भी बहुत समय रहता है कि आप चेक कर सकते हो कि कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो, कहाँ पंक्चुएशन एरर है, तो उससे हो जाता है। सो इसके बाद में डिस्क्रिप्टिव ESI एंड ARD एंड ऑब्जेक्टिव ESI एंड ARD। तो डिस्क्रिप्टिव में ना, तो मैंने क्या एडुटैप का जो कोर्स था उसमें कोर्स के बाद में जो मॉडल आंसर और क्वेश्चन रहते तो उसे अच्छे से किया था।
यानी कौन कौन से डायमेंशन है और कौन कौन से डायमेंशन इंट्रोडक्शन में आ सकते हैं, कौन से कंक्लूजन में आ सकते हैं और कौन से बॉडी पार्ट में आएंगे। तो उनका यानी एक स्ट्रक्चर था मेरे पास। और जब भी मैं प्रैक्टिस करता था तो कभी कभी कैसा होता है कि मैं यानी टाइप नहीं करता था, लेकिन क्वेश्चन डेली सॉल्व करता था कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो मेरा फ्रेमवर्क ऐसा रहेगा। और वो उसके वजह से जो एग्जाम, रियल एग्जाम थी, तो उसमें यानी फ्रेमिंग में उतना टेंशन नहीं आया। यानी जनरल क्वेश्चन थे, जैसे ग्लोबलाइजेशन का आया था, तो ग्लोबलाइजेशन में यानी उसके नेगेटिव पॉजिटिव बताने थे। तो यानी वो मेरे ऑलमोस्ट रेडी थे। और एडुटैप के कोर्स में और एक ये थे, माइंड मैप्स का जो सेक्शन था ना, तो वो Hmm. डिस्क्रिप्टिव के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी आपने माइंड मैप किए और उसके बाद में लेक्चर देखो, और वहां से जो जो मिसिंग है, वहां पर डेटा मिसिंग होगा तो डेटा ऐड करो, इंट्रोडक्शन मिसिंग हो तो इंट्रोडक्शन ऐड करो। तो वैसे यानी मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे तो उनके यानी रेडी किए थे। तो उनका रिवीजन, सिर्फ रिवीजन किया था एग्जाम के पहले, यानी ये आएगा तो ये ऐसा लिखना है। और जो स्कीम्स था, स्कीम्स पर भी आए थे, तो स्कीम्स टेस्ट में से तो स्कीम्स मोस्ट ऑफ द कवर हो चुके थे, तो इसकी वजह से उन्हें लिखने में भी कुछ यानी दिक्कत नहीं हुई कि क्या लिखना है और क्या नहीं। और जो ऑब्जेक्टिव था, तो ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम हुआ था मेरा, यानी ऐसा नहीं कि Hmm. वो एकदम इजीली गए। तो ऑब्जेक्टिव में कैसा था कि स्टार्टिंग को तो मुझे 5 मिनट कुछ समझ में नहीं आया कि चल क्या रहा है। उसके बाद में थोड़ा सेटल डाउन हुआ कि ये क्वेश्चन पूछे, ये स्कीम, फिर थोड़ा थोड़ा याद आते गए और फिर अटेम्प्ट किया। यानी वहाँ पर काम रहना मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप जो पूरा टाइम है उतने टाइम तक काम रहते हो ना, तो क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। और इसके लिए यानी ये तो यानी क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया था वो है। प्रिपरेशन में जो सोर्स थे, तो इंग्लिश के लिए जो यूपीएससी के नोट्स थे मेरे, यानी एसए के लिए, तो उसी से प्रिपेयर किया था। साइड बाय साइड मैंने एडुटैप के भी जो मॉडर्न एसे थे वो देखे थे, और एग्जाम भी के थे वो भी देखे थे। उसके बाद में प्रेसी था, तो प्रेसी के लिए उतना कुछ नहीं किया, बस यानी 3-4 लाइन में क्या हो सकता है तो वो क्रक्स निकालता Hmm. था और वो नोट डाउन करता था ऐसा। और लेटर तो वो सिर्फ रीडिंग पर ही था कि ऐसा ऐसा करना है। जो ईएसआई था, तो ईएसआई में मोस्ट ऑफ द फोकस मेरा स्कीम्स पर था, क्योंकि 50 में से 22 के अबव स्कीम्स पर क्वेश्चन पूछे जाते। तो मैंने फोकस स्कीम्स पर किया था। उसके Hmm. बाद में बजट पर, सर्वे पर, और जो रिपोर्ट्स थे तो रिपोर्ट्स पे किया था। जैसे वो एक यानी पीरियोडिक लेबर सर्वे फोर्स, Hmm. उनका नेशनल हेल्थ Yes. फैमिली सर्वे, ईएसआई के ऐसे किए थे। स्टैटिक का यानी मैंने कुछ नहीं किया था, क्योंकि पता था Hmm. कि प्री में भी स्टैटिक का नहीं आया था, और मेंस में अगर आता है तो वो बेसिक लेवल का होगा जो मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। तो इसकी वजह से मैंने स्टैटिक पर कुछ फोकस नहीं किया। मोस्ट ऑफ द फोकस इस पर ही था कि कितना स्टैटिक यानी करंट किया जा Current सकता है अच्छे affairs. से। हाँ, तो उस पर किया था। और एआईडी में कैसा किया था, एआईडी में दोनों पर फोकस किया था, स्टैटिक भी था और करंट अफेयर्स। लेकिन करंट अफेयर्स में ज्यादा स्कीम्स पर, जो एआईडी रिलेटेड जो स्कीम्स थे Hmm. ना, उस पर किया था। उसके बाद में एग्री सेंसस, लाइव स्टॉक Livestock सेंसस, census. हाँ, और नाबार्ड का एनुअल सर्वे, इन पर ज्यादा फोकस था। और स्टैटिक पर भी था। तो स्टैटिक तो पहले से क्लियर था। और जब एग्जाम एंड में कैसा है कि पढ़ने के लिए और बहुत है, तो उसमें भी फिर प्रायोरिटाइज करो कि ये पढ़ना है। जैसे एआईडी था, तो एआईडी में 7-8 जो चैप्टर थे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जैसे एनिमल हस्बेंड्री का था, प्लांटेशन का Hmm. था, उसके बाद में एग्रोनॉमी। तो ये इस पर फोकस किया था। और जो ईएसआई में थे उसमें भी 7-8 चैप्टर थे वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह होता था, यानी जिस पर हर समय क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो उनकी भी लिस्ट बनाई थी और उसे ही फॉलो करता था। यानी पहले उसे करो, टाइम बचता है तो फिर दूसरे करो, ऐसा यानी शेड्यूल था। और जो मॉक प्रैक्टिस थी वो यानी 3-4 दिन बाद एक यानी फुल लेंथ मॉक देता था। ऐसा नहीं कि आज आज पढ़े कि आज Hmm. ही देना है। और ऐसा हर दिन दिया तो कैसा होता है, वो फिर सैचुरेशन आ जाता है, यानी न्यू लर्निंग की कोई स्कोप नहीं होता। तो फिर 3-4 दिन के बाद मॉक देना, ऐसा है ना, वो भी शेड्यूल किया था। तो इसके हिसाब से फिर यानी कहाँ पर कम हो रहा है, कहाँ ज्यादा हो रहा है, कहाँ पर ज्यादा टाइम देना चाहिए, तो वो एरिया यानी प्रायोरिटाइज करके फिर Hmm. एग्जाम अटेम्प्ट करना था।
Okay, so there is a lot of points which are really required to note down by you guys, because काफी सारी चीजें बताई हैं मिस्टर सुमित ने यहाँ पे। और सबसे अच्छी चीज मुझे जो ये लगी, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल टू आइडेंटिफाई योर शॉर्टकमिंग्स। अपनी शॉर्टकमिंग्स को हमेशा बेसिकली आइडेंटिफाई कीजिए और उसके ऊपर रिक्वायर्ड एक्शंस लेना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, ही ऑलरेडी मेंशन्ड दैट ही वाज बैड इन द टाइपिंग, सो ही यूज्ड टू प्रैक्टिस ऑन द टाइपिंग बाबा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अपने इंग्लिश पर किस तरीके से फोकस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप एनालाइज कर सकते हैं कि इस बार का एग्जाम कैसे आने वाला है, और वो उन्होंने काफी अच्छे से किया। और उसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने ईएसआई की प्रिपरेशन की, सो रियली देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट दैट यू आर रियली रिक्वायर्ड टू रिमेंबर फ्रॉम मिस्टर सुमित, दैट दे हैव बेसिकली ही हैज टोल्ड अस। सर, और वो जो आपने प्रीवियस यस। ईयर बताया ना, तो वो तो यस। यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल्स है, जो एग्जैक्टली। प्री में भी काम में आता है, मेंस में और इंटरव्यू में भी। ऐसा है, यानी उसका रिलेवेंस कभी खत्म नहीं होता। यानी प्रीवियस ईयर एक गाइड यानी लैम्प की तरह काम कर रहे हैं। वो जो स्टार्टिंग में बताया था ना मैंने कि मेंटरशिप, हम्म। तो अगर आप सेल्फ मेंटर होना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर पर कमांड होना चाहिए कि कितने डेप्थ में पूछ रहे, कौन से टॉपिक से पूछ रहे, उनका लेवल क्या है, क्यों पूछ रहे। अगर ये सब आपको आता है यानी सेल्फ एनालिसिस से, तो फिर आप सेल्फ मेंटर बन सकते हो। अदरवाइज आपको यानी अलग मेंटर की जरूरत पड़ती है। Definitely, and it also helps you to strategize your preparation as well. Like you यस। did the selected topics, you covered the schemes, reports, and for the agriculture part as well, you did selected chapters. That is very important thing that must be remembered from the exam point of view. हाँ सर, क्योंकि 50 क्वेश्चन रहते हैं और सिलेबस इतना बड़ा है। 50 है ना, 50 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं और 30 क्वेश्चन होते हैं। 30 में Exactly. 20 तो दो दो मार्क के होते हैं, तो फिर उतने ही सिलेबस में से अगर इतने निकलना है, यानी 20 या 30 क्वेश्चन, तो फिर उन्हें भी सिलेक्टिव होना पड़ेगा। यानी जो इम्पोर्टेंट होंगे उसी पे पूछेंगे, और जो रैंडम पूछेंगे तो किसी को भी नहीं आएगा। सो कंपैरेटिवली, यानी कॉम्पिटिटिव तो कंपैरेटिव ही होता है, तो आप एज में ही रहते हैं। Definitely. So, guys, I really believe that all your queries about the phase two exam are clear, and Mr. Sumit has already told us everything about all the key insights about the exam and how to overcome those obstacles which come into exam. So, sir, now let's move on to the third stage of the exam, that is the interview. So, how did you prepare for the interview? What were the different sources from where you covered? आपने different reports पढ़ी, current affairs कैसे prepare किया? What kind of questions you prepared for the interview? सो इंटरव्यू तो लास्ट स्टेज है, लेकिन वो है ना क्लाइमैक्स से है। अगर वो भी अच्छा है तो फिर आपका सिलेक्शन के चांस है ना बहुत बढ़ जाते हैं। और नाबार्ड का इंटरव्यू ऐसा है कि आपको यानी वो यानी रेशो में कन्वर्ट नहीं करते कि 80-20 का रेशो, 75 या 25, ऐसा रेशो में कन्वर्जन नहीं होता। जितने एक्चुअल मार्क मिले उतने कैलकुलेट या एड ऑन हो जाते हैं। और प्रीवियस ईयर में यानी देखे थे तो यानी वैरी बहुत करता है, यानी 10 मार्क्स से लेके 49 मार्क्स तक मिलते हैं। सो दैट डिपेंड्स कि आप अपना परफॉर्मेंस कितना अच्छा होता है। सो मेरी भी स्ट्रैटेजी थी कि इम्प्रूव करना है, और मेरा इंटरव्यू तो 6 जनवरी को ही था, यानी सेकंड या थर्ड डे था। तो इसके हिसाब से मेरे पास यानी दिन तो कम बचे थे। तो यानी मेरे जो सीनियर्स वगैरह जो ऑलरेडी नाबार्ड में लगे, तो उनसे यानी पूछा, गाइडेंस वगैरह लिए कि कैसे प्रिपेयर करना है। तो उन्होंने मोस्ट ऑफ द ये बताया कि पहले खुद पर काम करो, खुद पर यानी खुद को जानो, यानी आप कौन हो, Hmm. आपको क्या करना है, क्यों करना है। ये जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है, आपकी लाइफ जर्नी कैसे, एजुकेशन जर्नी कैसे, फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, तो उनको है ना पूरा डिटेल के साथ पढ़ाई करो। और उसके बाद में आता है सेकंड सेक्शन, वो रहता है कि एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, लाइक दैट। कि उसमें आप पूछते हैं कि अगर आपको बना दिया जाए, यानी आपको ग्रेड ऑफिसर बना है तो आप क्या करोगे, आप अगर नहीं बनते तो आप क्या करोगे, अगर आपको फिर भी नहीं बनोगे तो क्या करोगे, यहाँ पर ही क्यों आना है, ऐसे। यानी पर्सनल और ह्यूमन रिसोर्स क्वेश्चन पूछते हैं। थर्ड होता है कि ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपको नाबार्ड के कितनी जानकारी है, नाबार्ड के बारे में कितना पता है, तो वो थर्ड पार्ट था। और लास्ट में था कि करंट अफेयर्स रिलेटेड टू एग्री एंड ईएसआई। तो ऐसे 4 सेक्शन में मैंने पूरा डिवाइड किया था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये था यानी स्टडी पार्ट का। और जो सेकंड था, मुझे अपने प्रेजेंट कैसा करना है, खुद को रिप्रेजेंट कैसा करना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लीव मे आई कमिंग एक्सेट्रा, थैंक यू, अपोलॉजी वगैरह जो बेसिक पार्ट्स थे। तो वो एक तो एक
एडुटैप का वो जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम था, तो उसमें रितिका मैम ने पूरा बताया था। तो उसका एक था, और सेकंड यानी एग्जाम भी का ये था क्या कि उन्होंने एक लाइव सेशन ऑर्गेनाइज किया था। तो उसमें भी बहुत सारी चीजें बताई थी। तो वो दोनों को क्लब करके एक यानी नॉर्मल जो सुटेबल होता है, तो वो मैंने निकाला था। और उसके बाद में था कि स्टडी करो और रिवाइज करो। अगर आप स्टडी करते हो और रिवाइज नहीं करते तो इंटरव्यू में कुछ यानी काम का नहीं है। और ये प्र- हर एक जो क्वेश्चन है तो उसको ऐसा आंसर करो कि उसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन आप यानी पैनल आपको पूछे। अगर वैसा नहीं होता तो फिर पैनल को सोचना पड़ता है कि अब आगे क्या पूछो, ऐसा तो उससे ना तो यानी जो इंटरव्यू होता है जो यानी वैसे कन्वर्सेशन होना चाहिए, तो वैसे नहीं होता। तो उसमें उन्हें भी दिमाग खर्च करना पड़ता है और अपने को भी। तो स्टार्टिंग में मॉक तो मैंने दो ही दिए थे। हम्म, एक एडुटैप का दिया था और एक एग्जाम भी का दिया था। तो दोनों में यही था कि थोड़ा कंटेंट का मुझे लैकिंग था, यानी कंटेंट यानी मेंस में कैसा लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कैसा सोचना भी पड़ता है और उसे डिलीवर भी करना पड़ता है। और उसके लिए आपके पास ज्यादा नहीं, 3-4 सेकंड का समय होता है। हम्म, और उतना माइंड यानी ट्रेन होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछते पूछते अपने को ये यानी लगना चाहिए कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यानी डिमांड क्या हो सकती है क्वेश्चन की, और उसके हिसाब से अपना आंसर रेडी होना चाहिए। और आंसर में ऐसे पॉइंट्स चाहिए कि उस पॉइंट्स को वो फर्दर पूछ सके। तो ऐसा यानी होता है। तो मैंने यानी इंटरव्यू दिए, पहले एग्जाम भी का दिया था। तो उन्होंने थोड़ा कम्युनिकेशन वगैरह इस पर फोकस करने के लिए बोला। और उसके बाद में जो नॉर्मल नॉलेज था, जैसे उन्होंने केसेस वगैरह पूछा था, हम्म, तो घर में कैसे से लेते हैं क्या, उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन वगैरह होता है क्या। तो इसका बेसिक फंडामेंटल, क्योंकि घर में खेती भी है तो आपको है ना पता होना चाहिए कि खेती है तो उसमें कौन कौन से स्कीम्स आते हैं, प्रोजेक्ट्स आते हैं, आप कौन कौन से यानी बेनिफिशियरी हो चुके हो, और आगे क्या कर सकते हो इससे। तो उस पर किया था। और सेकंड एडुटैप का दिया था, तो वहां पर भी सर ने बोला था कि करंट अफेयर्स थोड़े वीक थे, क्योंकि जो गैप था ना तो उसमें मैंने पर्सनल वगैरह किया था। लेकिन करंट का वो लास्ट में रखा था कि इसे करना है कि नहीं करना है, क्योंकि वो भी बहुत वास्ट था। तो उन्होंने बोला कि फिर करंट अफेयर्स पर थोड़ा फोकस करो, वहां पर भी जो न्यू न्यू टर्म्स आती है इकोनॉमी वगैरह में, तो उस पर फोकस करो। तो ये जो 4 सेक्शन थे उसमें भी प्रायोरिटी थी कि पहले तो खुद के बारे में अच्छे से पढ़ो, उसके बाद में नाबार्ड के बारे में, उसके बाद में फिर जो ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, यानी आप हम्म। लगोगे तो क्या करोगे, नहीं लगोगे तो क्या करोगे। तो वैसे क्वेश्चन थर्ड लास्ट था, और लास्ट में करंट अफेयर्स पर रखा था। और तो कौन सा भी इंटरव्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाँ, नहीं सर, जो प्लीज। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, हाँ सॉरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है अपना इंट्रोडक्शन। अगर आप इंट्रोडक्शन अच्छे से देते हो तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वही से आते हैं। तो उस पर भी थोड़ा वर्कआउट किया था। तो सर, जो आपने एडुटैप में मॉक इंटरव्यू दिया था, सो हाँ, जो फीडबैक था, जो पैनल कैसा था, फीडबैक कैसा था, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं स्टूडेंट्स को? हाँ सर, पैनल नाम तो एग्जैक्ट पता नहीं, हम्म, लेकिन बोथ वर द चीफ जनरल मैनेजर, मीन्स एक चीफ जनरल मैनेजर इन द नाबार्ड। सो उन्होंने बेसिकली स्टार्ट तो किया था कि जैसा जूम मीटिंग ही थी, तो जूम मीटिंग में मेरा नाम एसटी करके रखा था, तो सुमित तुमडा। तो उन्होंने वही से स्टार्ट किया था कि ये टीम में शेड्यूल ट्राइब हो क्या, फिर ट्राइब में कौन से ट्राइब हो, फिर कौन से इलाके से आते हो, ऐसे यानी नॉर्मल थे। तो उन्होंने बोला कि इसे और इन्हांस करो जिससे कि और थोड़ा ना इंटरेस्टिंग लगे, या फिर जिससे क्या बोलते हैं कि डाइवर्सिटी आए क्वेश्चन पे, हम्म, तो वो करो। उसके बाद में उन्होंने नागपुर डिस्ट्रिक्ट पे पूछा था, तो नागपुर डिस्ट्रिक्ट का एग्रीकल्चर जो प्रोफाइल है तो वो कैसा है। और वो सेम क्वेश्चन वहां पर भी पूछा था उन्होंने कि नागपुर और महाराष्ट्र का, तो एग्री प्रोफाइल क्या है, तो क्वेश्चन आए थे। उसके बाद में फिर जो सेकंड सर थे, तो उन्होंने फिर जो करंट का था, तो करंट में जो इकोनॉमी रिलेटेड थे, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, इन्फ्लेशन, तो उसको हर सब्जेक्ट पे क्वेश्चन पूछे थे। और जो जहाँ जहाँ पर मैं यानी क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाता था वहां पर एक्सप्लेनेशन भी देते थे। तो इसके हिसाब से यानी इंटरव्यू के लिए क्या चाहिए तो उतना तो पता चल गया कि यानी कैसे आंसर करना है, या
कौन से आंसर कहाँ देना है, या अगर पता नहीं हो तो क्या बोलना है बोल। तो उनके फीडबैक ने डिड इट हेल्प यू इन योर फाइनल इंटरव्यू एज वेल? हाँ, फीडबैक तो यानी इंटरव्यू कौन सा भी हो, उनके इंटरव्यू ने भी किया फीडबैक, क्योंकि वो तो एक्सपीरियंस थे और उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू भी दिए थे, यानी लिए थे, तो ऑब्वियसली। Okay. So, as per you, what kind of people NABARD is looking out for? पहले दिन मैं, वो तो उतना पता नहीं, लेकिन मेरा ऐसा था कि जब इंटरव्यू हो रहा था, तो इंटरव्यू में ऐसा था कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई सेड नो, मीन्स आई डोंट नो, बट देयर वाज आल्सो विलिंग आई विल लुक अप। ऐसा नहीं कि अभी पता नहीं तो अभी भी पता नहीं होगा। और जहाँ पर मुझे सच में पता नहीं था, तो मैं यानी ऑनेस्टली बोला कि सर आई डोंट नो, एंड दैट मे बेसिक थिंग। जैसे मुझे पूछा था कि विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक है जो हमारे इसमें आरआरबी है, तो आप पास स्पॉन्सर बैंक कौन सा है, तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने बोला कि पता नहीं सर, लेकिन मैं पता करूंगा कि कौन सा है करके। तो वही ऑनेस्टी हो, इंटीग्रिटी हो, हार्ड वर्किंग हो, और अच्छे की नई चीजें जो आ रही है वो सीख सके, तो ऐसे लोग हैं तो यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो सक्सेसफुली यानी सक्सेस हो ही जाते हैं। Okay. So, guys, I really believe that all your queries about the interview as well has been very smartly answered by Mr. Sumit here. So, sir, now one final question to you: that how did EduTap helped you in becoming the NABARD grade A officer? एडुटेक का रोल तो मेंटरशिप वो फर्स्ट था। सेकंड यानी सिलेबस, यानी बहुत अच्छे से उन्होंने ये किया है, यानी क्राफ्टेड है। उसके बाद में सिलेबस में एक चैप्टर है, चैप्टर के बाद कंसेप्ट नोट्स भी है, समरी नोट्स भी है। तो ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैंने तो सिर्फ समरी नोट्स से पढ़े। उसके बाद में जो एमसीक्यू पार्ट्स है, एमसीक्यू पार्ट्स यानी अपना जो नॉलेज है उसे चेक करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि अब कि हम राइट डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं कि नहीं। और साथ ही साथ कुछ क्या वो शॉर्टकमिंग्स जो है तो उसे भी फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद में ये सिर्फ यानी ऑब्जेक्टिव का हो गया, तो for the descriptive, they also have the fodder material and mind maps. So fodder material helps to retain the multiple dimensions that we can use in the answer writing. और जो माइंड मैप्स है तो इजीली रिवीजन करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये यानी प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों तीनों के लिए बहुत अच्छे से क्राफ्ट किया है। तो रिवीजन के लिए या फिर अंडरस्टैंडिंग के लिए या फिर फ्यूचर के लिए अगर अपने को इंटरेस्ट है तो भी पढ़ सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। सो इन द ऑल द थ्री स्टेप्स मीन्स प्री मेंस एंड इंटरव्यू, एडुटैप्स हेल्प मी अ लॉट। Good to hear that, and our team will also be very happy after hearing this from your end. So, guys, I really believe that all the questions about the exam have already been answered. Now, sir, one last piece of advice to our future aspirants of NABARD exam. सो एडवाइस ऐसा है कि आप डिसाइड करो कि क्या करना है। उसके बाद में लिस्ट लिस्ट आउट करो कि यानी ये सिलेबस है और ये एग्जाम है, सिलेबस है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उससे थोरोली एनालाइज करो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से, वो आइडेंटिफाई करो। जब टाइम रहता है तब पूरा जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर करो, लेकिन जब एग्जाम आते हैं तब सिलेक्टेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उस पर ज्यादा फोकस करो। एंड पर ऐसा नहीं हो सकता कि सभी के सभी यानी कर सकते, इसलिए इम्पोर्टेंट भी पता होना चाहिए और ओवरऑल सिलेबस भी पता होना चाहिए कि अगर रैंडम क्वेश्चन वहां से आ जाता है तो उसे भी अपन टैकल कर सके। तो ऐसा नहीं कि 7 8 चैप्टर है उसी को आप कर लोगे और हो जाएगा। चांसेस है लेकिन बहुत कम है, अगर आप पूरा करते हो तो बहुत अच्छा है। उसके बाद में कि आप रिसोर्सेज की लिस्ट बनाओ कि ये पढ़ना है, और ट्राई करो कि जो जो रिसोर्सेस है उसे 3 या 4 बार रिवाइज करो, तभी आप यानी अच्छे से रिटर्न कर पाओगे। उसके बाद में एग्जाम के लिए क्या क्या लगता है, यानी हार्ड वर्क, उसके बाद में रिसोर्सेस, उसके बाद में स्मार्ट वर्क, कहीं कहीं स्मार्ट वर्क भी लगता है, हार्ड वर्क भी लगता है। तो कहाँ पर हार्ड वर्क देना है, कहाँ स्मार्ट वर्क करना है, तो वो भी पॉइंट आउट करो। उसके बाद में
सिलेबस के बाद में आता है कि मॉक टेस्ट अच्छे से दो। उसके बाद में वहाँ पर आपकी क्या शॉर्टकमिंग्स है उसे लिख कर रखो। ट्राई करो कि नेक्स्ट टाइम वो वही जो गलतियां है वो रिपीट ना हो। और जब जब न्यू न्यू लर्निंग जो है तो वो भी पॉइंट आउट करके रखो। इससे क्या होगा कि आपकी शॉर्ट्स कमिंग कम होती जाएगी, और आपके जो स्ट्रेंथ है या पॉजिटिव पॉइंट्स है वो और इनहांस होते जाएंगे। इसकी वजह से यानी आपके आपकी लाइफ पर, आपका स्टडी पर, यानी हर तरह पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और जब यानी पेशेंस, अगर आप कुछ नई चीजें सीख रहे हो तो पेशेंस रखो कि आपको वो चीज आज नहीं आएंगी लेकिन कल जरूर आएंगी। तो पेशेंस के साथ काम करो और अपना बेस्ट दो। जो भी करना है अच्छे से करो, सिर्फ करना है इसके लिए मत करो, अच्छे से करो तो हो जाएगा। Very good piece of advice to all the aspirants here. And guys, I really believe that all your queries about the exam are very much clear to all of you. And so thank you so much for joining our platform, for having this kind of discussion. And this is really going to help them in achieving their dreams of becoming the NABARD grade A officer next year. So, sir, thank you for joining our platform, and me and from the whole behalf of the EduTap team and from the student fraternity, we wish you all the best for your future endeavors. And guys, we will be keeping up on coming with such kind of success story sessions for all of you. Till then, stay happy, stay healthy. Wish you all happy learning. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।